नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज एक बेहतरीन विषय है डिस्कशन का और विषय यह है कि वर्ष 2025 में भारत आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की संख्या पूरे 12 महीने में 18 थी। अभी 2026 शुरू हुआ है, 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। पिछले 60 दिनों में अगर आज की तारीख से पिछले 60 दिन देख लिए जाएं, तो अब तक 18 राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। 2025 से 26 में ऐसा क्या बदला और शुरुआती 2 महीने में ही अचानक भारत दुनिया के सेंटर पर कैसे आ गया? क्यों भारत को ट्रस्टेड पार्टनर कह करके सम्मानित दुनिया करने लगी? आज का सेशन एक विश्लेषण है इस पूरी घटना का। ऐसे दौर में जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को जिस तरह बर्बाद किया था, उसके बाद आज यह सत्र कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी सुर्खी है। हाल ही में इमानुअल मैक्रोन की भारत यात्रा हो या फिर लूला की यात्रा भारत की हो या फिर उर्सुला वॉन डेन की यात्रा भारत की हो, कुल मिलाकर भारत ही भारत दुनिया के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी तरह दुनिया में ट्रंप इफेक्ट कहिए या फिर दुनिया में हो रहे शांति के नाम पर मखौल कहिए, दुनिया को असली शांति और विश्वास भारत में नजर क्यों आ रहा है, आज हम इसके कारण का विश्लेषण करेंगे। उस पॉइंट को पकड़ेंगे कि भारत असल में इन सब के बीच उम्मीद की किरण कैसे लेकर बैठा है। भारत ने दुनिया के इस दौर में ऐसी कौन सी पंक्ति पकड़ ली जिसके चलते फिर एक बार, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भारत का स्टैंड था डिप्लोमेसी डायलॉग पीस, कि हम लोग शांति के लिए डायलॉग और वार्ता को और कूटनीति को स्थापित करना चाहते हैं। आज भारत का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे 2025 में शायद दुनिया के देश नहीं समझ पाए, आज उसे समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर। 2 दिन शेष हैं हमारे इस बेहतरीन कोर्स के, जिसके अल्टीमेट रिव्यूज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 20 से अधिक टूल सिखाने के लिए। मेरा एक कोर्स जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से फीडबैक मिल रहा है बातें बाजार की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 1 साल की वैधता के साथ यदि आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 20 से अधिक दुनिया भर में चर्चित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप कैसे सीख सकते हैं, इसका मेरा एक पूरा 1 साल की वैधता के साथ कोर्स है। फिर चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, आपके लिए अत्यंत जरूरी कोर्स, लिंक कमेंट बॉक्स में। 33% ऑफ शुरुआत में दिया जा रहा है। वैधता 2 दिन और बची है, इसके बाद में फिर कोर्स बंद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्ष 2025 सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, कई मायनों में खास था। भारत के साथ भी खास था, दुनिया के साथ भी खास था। दुनिया के लिए तो खास इसलिए था क्योंकि ट्रंप नामक एक बीमारी उस समय पर बहुत जोरी से फैल रही थी। यह बीमारी क्यों कही जाती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जवाब बने रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। खैर, वर्ल्ड ऑर्डर के हिलाने में हमारा क्या स्टैंड था, हम उस तक भी चलेंगे। असल में भारत में बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के 2025 में दौरे हुए, ये पूरी वो लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर कोई 2 बड़े नाम तलाशे जाएं तो 2 बड़े नाम निकल कर आते हैं। कीर स्टारमर जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे, और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे। इन दोनों की भारत यात्रा को अगर हटा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट यात्रा 2025 में नहीं थी। कीर स्टारमर तो पूरा बेड़ा जहाज भर के आए थे, जिसके ऊपर हमने सेशन भी किया था और भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि यूके के लिए जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से सबसे बड़ी डील इसे कंसीडर किया गया था, और हमने इस पर एक प्रॉपर डिटेल सेशन भी आप लोगों को दिया था। 2025 के बाद जब हम 26 में एंट्री किए तो सबसे पहले यूरोप से मर्ज की यात्रा बाहर में आती है। जर्मन चांसलर भारत की विजिट पर आते हैं। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पैसे वाले देश के चांसलर यानी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर होते हैं। मर्ज की विजिट से हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, और यही हुआ। मदर ऑफ ऑल डील साल की शुरुआत में 26 जनवरी के दिन हो जाती है, और इसी बीच में यूएई के जो अमीर हैं, जो यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत की यात्रा पर 3 घंटे के लिए ही अचानक आकर पहुंचते हैं। 1 साल के अंदर शुरुआत हो रही है 26 की, और उसके अंदर इतनी हाई प्रोफाइल भारत की यात्राएं होती हैं। ये यात्राएं सब
सुर्खियों के बड़े कारण बनकर आती हैं। हमने हर किसी पर कोई ना कोई सेशन आपके साथ साझा किया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बढ़िया डील करी। इंडिया ईयू की जो डील है इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहकर संबोधित किया गया। भारत ने अमेरिका को बढ़िया से काउंटर कर दिया। इतना अल्टीमेट काउंटर था कि अमेरिका इसके तुरंत बाद छटपटाहट में भारत के साथ ट्रेड डील करने निकल पड़ा। भारत और ईयू की ट्रेड डील जो लंबे समय से इंतजार में थी, उसके हो जाने के बाद 2 डेकेड से अधिक नेगोशिएशन जिसके चले, लेकिन फाइनली भारत ने इसे उस दौर में कर दिया जब इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील होनी थी, लेकिन हम ईयू से करके उसे बाईपास कर गए और अमेरिका के साथ किनारा कर गए। 2026 के दूसरे महीने में आप एंट्री करते हैं और उस समय भारत एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन कर देता है। दुनिया के 193 जो यूएन के देश हैं, उनमें से चौथा देश भारत था जिसने एआई पर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई थी। संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत था जिसमें इतने पार्टिसिपेंट्स आकर के पहुंचे थे। विकासशील देशों में भारत पहला देश था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, सीईओज, टेक दिग्गज, तमाम कंपनियों को भारत में इनवाइट कर लिया। आज उसी का परिणाम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया में भारत की सर चर्चा है और भारत में दुनिया भर के टेक की चर्चा है कि अल्टीमेटली एआई कर क्या रहा है। एक बहुत बड़ा एआई में भारत ने लोगों को इग्नाइट करने का काम किया। लोग इस विषय के बाद में चर्चा करना शुरू हो गए कि यार अल्टीमेटली एआई पर विमर्श करना तो बनता है। पहला देश भारत बनकर आया विकासशील देशों में जिसने इस तरह की बड़ी मीटिंग होस्ट की। ठीक है साहब, इसी मीटिंग के अंदर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे। एक एक कर करके अगर आप देखना करें तो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर यात्रा पर थे। इसी प्रकार से फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे। सर्बिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे। तमाम दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत की यात्रा पर थे। इन तमाम के साथ भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर, भूटान, श्रीलंका, है ना, ये तमाम स्विस कॉन्फेडरेशन, आबू धाबी, तमाम नेता भारत की यात्रा पर आए और भारत के इस ग्लोबल इवेंट में शरीक हुए कि इंडिया कुछ तो कर रहा है दुनिया को बताने के लिए कि एआई का इंपैक्ट क्या है। ग्लोबली भारत ने अपनी प्रेजेंस दुनिया को बताई। इसमें बहुत पावरफुल राष्ट्राध्यक्षों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का नाम लिया जाना जरूरी होगा क्योंकि उनकी यात्रा भारत के लिए बहुत मायने रखती है। इन सभी का जोड़ यह है कि भारत ने साल 2026 की शुरुआत में ही इतने सारे विदेशी मेहमानों को देख लिया जो 25 के कुल योग से ऊपर निकल जाता है। और तो और भारत के प्रधानमंत्री की भी विदेश यात्राएं बनी रही और आज जब उनकी इजराइल यात्रा हो रही है और 2 दिन बाद कनाडा के पीएम की भारत यात्रा हो रही है, यह बताती है कि साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार है। कनाडा के पीएम भारत की यात्रा पर हैं। अगर आप मेजरली इस सब चीज को देखें तो 2 बड़े पॉइंट कंक्लूड कर पाएंगे। या तो यूरोपियंस लीडर भर भर के भारत में आ रहे हैं या रूस के जो सहयोगी हैं, जो रूस के साथ कभी हुआ करते थे, वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में भारत दोनों धड़ों के लिए कैसे कीमती बन गया, ये अपने आप में समझने वाला सवाल है। कनाडा जो कि पिछली बार जब ट्रूडो का शासन था उधर बाइडेन थे, तब भारत को ग्लोबली उसने इंसल्ट कराने के तमाम प्रयास किए। खालिस्तानियों को बचाने का ट्रूडो का जो प्रयास था वो असल में खुद के ईगो के लिए था। जब से ट्रूडो गए हैं भारत कनाडा के बीच की जैसे रार ही समाप्त हो गई हो, विमर्श ही खत्म हो गया हो। लेकिन अब कारनी जब भारत यात्रा पर आ रहे हैं ट्रूडो के बाद, तो निश्चित ही भारत और कनाडा के संबंध सुधरेंगे। इसकी सारी उम्मीदें अब की जा रही हैं और यह बड़ी बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत आने से पहले ही जो तहव्वुर राणा नाम का जो आतंकी था, उसकी कनाडा ने सिटीजनशिप रिवोक कर दी है ताकि भारत को लगे कि वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। बड़ा सवाल है, भारत ऐसा क्या इन लोगों को संदेश दे गया? हमने ऐसी कौन सी कूटनीति कर दी? हम तो 2025 में बड़े ही साइलेंट थे, हम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। 26 की शुरुआत में लोगों को यह क्यों लगने लगा कि चलो भारत चलते हैं? कुछ समय पहले आपको याद होगा चाइना की यात्रा पर भी यूरोपियन लीडर भर भर के गए थे। ऐसे में भारत कैसे इन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डिकोड करते हैं। उसमें इस व्यक्ति के नाम को, ट्रंप इफेक्ट को कंसीडर किया जाना जरूरी है। अक्सर मैं बहुत जगह जहां पे भी चर्चा में होता हूं एक लाइन मेंशन करता हूं कि दुनिया ने जो बहुत सारे ग्लोबल इफेक्ट्स देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे कोरोना वॉर हो,
उनसे भी बड़ा और डेडली इफेक्ट दुनिया के लिए ट्रंप इफेक्ट है। अब आप इसे बीमारी माने, इसे युद्ध माने, इसे दुनिया के लिए संकट माने, जो भी माने, ट्रंप इफेक्ट अपने आप में ऐसा है कि जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, आप सर्टेनिटी में नहीं जी सकते। ये हर दिन कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका के प्रेजेंस में दो लोगों को एक अपने ऊपर विश्वास करने वाली व्यवस्था कैसे दे दी, इसको समझते हैं। आप सभी को याद होगा कि ट्रंप जब राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय दुनिया में इनको लेकर अलग-अलग तरह के विचार थे। कुछ का मानना था, कुछ देशों को इनको लेकर के बड़ी चिंताएं थी, बहुत एंग्शियस थे, कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। बहुत सारे देश ऐसे थे जो ये मानते थे कि नेशनलिस्ट आदमी हो तो ट्रंप जैसा, तो इनको लेकर के दुनिया बटी हुई थी कि जब ये आएंगे तो क्या होगा। खैर, ये आए और दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें निकल कर आई। ऑर्डर बदलने लगे, क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर के सोच बदलने लगी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुर्खियों में आने लगी। ट्रंप जब अक्सर कहा करते थे चुनाव में कि मैं 60% तक चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा, तो लोगों को लगा था कि ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने किया भी। राष्ट्रपति बनते ही इन 3 देशों पर अपनी तरफ से टैरिफ थोपे। लोगों को लगा बहुत अच्छा है, प्रॉमिस किया था वो कर दिया इन्होंने। लेकिन इन महानुभव ने दुनिया के सारे देशों को एक ही लाठी से हाँकना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने 3 बड़े देशों के साथ जो किया, वो जब वर्ल्ड की हर देश के साथ करना शुरू किया, तो यह समझ में आया कि अमेरिका की असल नीति व्यापार करना नहीं है, वो दुनिया पर राज करना चाहती है। ट्रंप के अंदर एक अधिनायकवाद निकल कर आया। ट्रंप के अंदर पुराने समय का, जैसे ब्रिटेन था जो दुनिया पर कंट्रोल करता था, 130 देशों पर शासन था, ट्रंप के अंदर वो चेहरा दिखाई दिया। और हाल ही में मार्को रूबियो के बयान हो चाहे जेडी वेंस के बयान हो, उनसे ये प्रतीत भी होता है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में वो वापस से स्थिति बनकर आए जो उपनिवेशवाद के दौर में थी। दुनिया के अंदर अंदर गुलामियां हो और दुनिया में कुछ राष्ट्रों के पास सारी ताकत हो। इन्होंने अपनी शक्ति का भरपूर दोहन किया और उस भरपूर दोहन में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चैलेंज करके अपने नाम को चमकाया। आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, दुनिया के बहुत से लीडर्स इनसे मिलने पहुंचे। उनमें से भारत के प्रधानमंत्री भी थे जो ट्रंप से मिलने पहुंचे। फरवरी की मुलाकात थी, 1 साल अभी बीता है। ट्रंप ने उनके मिलते समय ही भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। भारत को यह बड़ा झटका था। भारत अपेक्षा करता था कि ट्रंप उनके मित्र पुराने जमाने के हैं, इस बार भी वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं रहे। ट्रंप यही नहीं रुके, भारत पर ना केवल टैरिफ अनाउंस किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी वो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और एक फेक नैरेटिव चलाने लगा। भारत को इस बीच में बहुत ज्यादा ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तब जब ट्रंप का प्रभाव ऐसे फैल रहा हो जैसे कि भाई ये तो सर्वशक्तिमान उदय होकर आ रहा है जो केवल भारत के खिलाफ है। भारत विरोधियों ने घरों में दिवाली मनाई और भारत के लोग जो कि पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी जश्न नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से ट्रंप ने नैरेटिव पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया। और हमारा विपक्ष सरकार को खोंचे खाए जा रहा था कि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आप क्यों नहीं कहते। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, ट्रंप कहते हैं कि यह हुआ। भारत सरकार को ग्लोबली और देश के अंदर डोमेस्टिकली हर तरह से खींचा गया कि साहब ट्रंप ने पूरी तरह से, क्योंकि एक ईगो फाइट थी वर्ल्ड के अंदर लोकप्रिय नेता होने की, वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक विजिटेड नेता होने की, ट्रंप उस बात को लेना चाहते थे। और उन्होंने इस काम को जब करना शुरू किया तो भारत ने इस विषय पर अपनी जो रीच रखी, जो थॉट रखी, वो आज सबको समझ में आ रही है। कैसे बोल रहा हूं मैं, आप इसको समझिएगा। भारत जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर इनका स्टैंड देखा, भारत ने ट्रंप से मिलना अवॉइड करना शुरू कर दिया। G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना प्रस्तावित था, भारत के प्रधानमंत्री निकलकर चले आए। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री, मतलब मुझे कोई और काम आ गया था, मैं ट्रंप से मिलने नहीं गया। इस बात पर देश के अंदर भी राजनीतिक दल भारत सरकार को घेरते रहे कि ट्रंप बोलते हैं कि 60 बार उन्होंने कह दिया कि युद्ध रुकवाया, आप कुछ क्यों नहीं कहते। शायद नवंबर का ये जो आंकड़ा है, ये शायद अब तक 200 बार तक पहुंच चुका है, जिस समय ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। खैर, ट्रंप के इस क्लेम को अपने आप ही मरना था और वो मरता हुआ लोगों ने देख लिया, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत पहले ही ट्रंप के बयानों पर चुप्पी साध ली थी। अब तो आप और हम
विद रेफरेंस ये पकड़ पाते हैं कि ट्रंप मानसिक दिवालियापन के शिकार होने जा रहे हैं। इसके कुछ प्रमाण देख लीजिए, तथ्यों के साथ देख लीजिए। ट्रंप को हाल ही में आपने कहते सुना होगा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई भारत पाकिस्तान के युद्ध में। अगर ये दोनों झगड़ लेते, न्यूक्लियर बम गिरता, 35 मिलियन लोगों की जान चली जाती। ये जो 35 मिलियन का डेटा है, ये ताजा छन के आया है। इससे कुछ दिन पहले जनवरी में यही 35 मिलियन 10 मिलियन हुआ करता था कि मैंने 10 मिलियन लोगों की जान बचाई भारत पाकिस्तान युद्ध में। इसके बाद में बीच में अगर आप डेटा देखें तो 19 फरवरी के दिन यह डेटा 25 मिलियन था। 35 मिलियन, 25 मिलियन, 10 मिलियन, यह दर्शाता है कि ट्रंप फैक्ट्स को लेकर के किसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने ही आंकड़ों को चैलेंज करते रहते हैं। वो ये भूल गए हैं कि ये आंकड़े मशीनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, डिजिटली रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपनी बात कहते चले जा रहे थे। हालात तो ये हैं कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। तारीखों पर नजर डालें तो आप 19 जुलाई को 2025 में 5 फाइटर जेट की खबर देखते हैं। अगस्त में 6 से 7 फाइटर जेट की खबर देखते हैं। उसके बाद अगस्त 26 तक 7 जेट गिराए गए भारत पाकिस्तान के युद्ध में, यह खबर देखते हैं। नवंबर में 8 फाइटर जेट गिराए, यह खबर देखते हैं। फरवरी 20 आते आते 11 फाइटर जेट गिराए गए, यह खबर देखते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ वो अमेरिका की नजर में किस तरह से था। और कोई फाइटर जेट गिरा नहीं गिरा, भारत सरकार सच या झूठ, यह स्वतः ही ट्रंप के बयानों से प्रूव होता चला गया। ट्रंप लगातार जिस तरह 5 से लेकर अब 11 फाइटर जेट तक पहुंच चुके हैं, यह दर्शाता है कि ट्रंप ने निश्चित ही इस बात को केवल बात ही रहने दिया, इसमें कोई दम नहीं था। और आज तो इन्होंने आनंद की अत्यधिक पराकाष्ठा टच कर दी जब यह कहा कि अगर मैं युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। यह आज का ताजा बयान है जिसमें यह कहते हैं कि अगर मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वुड हैव डाइड। यह न्यूज आज की अपडेटेड न्यूज है जो हेडलाइन बनकर घूम रही है। कुल मिलाकर ट्रंप को भारत ने समय से पहले ही डिकोड कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत ट्रंप को कैलकुलेट कर चुका था कि यह आदमी फैलेगा, और जिस तरह से यह फैल रहा है, यह बीमारी इस लेवल तक ऊपर फैलेगी, यह रेडियो एक्टिविटी की तरह है, बहुत दूर तक असर डालेगी। भारत शांत था, लेकिन जो नासमझ थे वो इनके साथ लगे रहे, क्योंकि भारत की चुप्पी को भारत की कमजोरी माना गया। कमजोर मानने वाले ट्रंप के कुछ और करीबी थे, जो यूरोपियन देश थे, पड़ोसी थे, जिन्हें यह लगता था ट्रंप तो हमारे हैं। ये वो देश थे जो कभी अमेरिका से कहते थे कि भारत पर रूसी तेल खरीदने का प्रतिबंध लगाइए। ये वो नाटो सहयोगी थे जो भारत पर 100% टैरिफ लगाने की डिमांड करते थे। ये तमाम वो देश थे यूरोपियन यूनियन के जो चाहते थे कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए। भारत पर प्रतिबंध की मंशा रखने वाले यूरोपियन लीडर्स को तब और मजे आए जब इन्होंने मादुरो को उठा लिया। तब तक तो यूरोपियन लीडर्स को लग रहा था कि हमने ट्रंप का साथ देकर सही किया, लेकिन ट्रंप रूपी एक भस्मासुर राक्षस बनकर जब यूरोपियन देशों पर फैलने लगे, तब इन सब की चिंताएं बढ़ने लगी। वेनेजुएला के मामले में भारत ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से चुप्पी साधी कि ठीक है, मसला आपका है, निपटिए, हम शांति से दर्शक बने देख रहे हैं। यूरोप को लगा कि ट्रंप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और तो और ट्रंप ईरान के मामले पे भी बढ़िया जा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स इन्हें लेकर के अपनी तरफ से बंटते रहे, लेकिन भारत ईरान के मामले में भी और तमाम उन मामलों में जहां पर ट्रंप का इंटरफेरेंस था, चाहे गाजा का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, रशिया यूक्रेन का मामला हो, भारत मध्यम मार्ग अपनाता गया। रशिया यूक्रेन के मामले में भी भारत दोनों के साथ रहा, भारत गाजा इजराइल में भी दोनों के साथ रहा। आज भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर हैं, क्योंकि भारत इस बात को समझता है कि हर समय एक देश का पक्ष सही नहीं हो सकता। भारत दोनों के बीच वार्ता को स्थान देता है, क्योंकि भारत यूएन के सिद्धांत को मानने वाला आज सही रूप से प्रैक्टिकल देश है। भारत की इसी कूटनीति को दुनिया ने तब देखा जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ। भारत ने दुनिया को संदेश दिया था कि यह डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस का टाइम है। हम पूरी दुनिया से कहते हैं, यूएन में कहते हैं, और भारत 2022 में जो रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर स्टैंड रखता था, वो आज तक रखता आ रहा है कि भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी कहता है। भारत कहता है यह युद्ध का नहीं, शांति का समय है। कोई बात नहीं, भारत के ये सारे बयान इन लोगों को देर से समझ में आए। जब ट्रंप का मुंह खुला और पहुंचा ग्रीनलैंड पर, यूरोपियंस में भगदड़ मच गई कि ये तो अब हमको खाने लौट पड़ा है। और वेनेजुएला के बाद जब ग्रीनलैंड पर बारी आई,
तो ग्रीनलैंड के बाद में तुरंत टेंशन कनाडा को चढ़ी आई कि यार ये तो ग्रीनलैंड के कहते कहते कनाडा को कहीं 51वां राज्य ना बना ले। ट्रंप नहीं रुके और उन्होंने अपनों को खाना शुरू किया। न्यूज इस तरह से बनने लगी कि दुनिया के देशों में यूरोपियंस की चिंता सुर्खियों का कारण बन गई। यूरोप के लीडर्स देश छोड़ छोड़ के दाएं बाएं भागने लगे। जंगल में आग लगी हो और सियार भाग रहा हो, वैसी नजर स्थिति बनने लगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रशिया से चाइना की यात्रा होने लगती है। ट्रंप को लगातार इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाना शुरू होता है। ट्रंप यूरोपियन लीडर्स के पर्सनल चैट्स को लीक करते हुए दिखाई देते हैं। ये मैक्रोन की चैट को लीक करते हुए दिखाई देते हैं। मैक्रोन कहते हैं कि आप ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को मजा आ रहा था। ट्रंप को लगा था कि मैंने जिस तरह से दुनिया में तुमको इज्जत दिलाई है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बस ट्रंप यहीं पर अपनी क्रेडिबिलिटी खोना शुरू किए और इनकी इसी क्रेडिबिलिटी के और फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के चलते ट्रंप की छवि को यूरोपियंस ने अब किनारा करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या निकला? यूरोपियंस लीडर ने उठ करके चाइना की यात्रा, भारत की यात्रा करना शुरू कर दिया। चाहे आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा देखें, चाहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति की, ये तमाम यात्राएं, फिर चाहे कीर स्टारमर की यात्रा देखें, तमाम यूरोपियन लीडर निकलकर चाइना गए और उसके बाद अब वो भारत की यात्रा पर हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आज इजराइल हैं और 2 दिन बाद कीर स्टारमर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया को अंततोगत्वा भारत में पोटेंशियल नजर आया कि नहीं, हमें इनका तरीका अपनाना चाहिए था जिसमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों थी। ऐसा क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि दुनिया अब हमें ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखती है जिस पर विश्वास किया जा सके। यह बयान यूं ही नहीं था। दावोस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी ने भी यही कहा कि भारत दुनिया को अब एक ट्रस्टेड पार्टनर जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। दुनिया में भी इस बयान को उठाया और भारत के लिए कनाडा के तरफ से भी यह बयान आया कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में रहा है। आप अगर खबरों को पीछे पलटकर देखना शुरू करें तो दुनिया भर के नेता, ईयू चीफ तक ने भारत को ट्रस्टेड फ्रेंड कहा। मैक्रोन ने भी भारत को ट्रस्टेड पार्टनर कहा। यह दर्शाता है कि दुनिया के लिए भारत एक विश्वस्त देश के रूप में निकल कर आया। इतिहास गवाह है, चाहे श्रीलंका की स्थितियां हो, चाहे तालिबान की, भारत हमेशा जिसके साथ था उसके साथ बना रहा, अंत तक प्रयास करता रहा अपनी सीमाओं के अंदर कि हमारे ये दायरे हैं और हम इस तरह से काम करते हैं। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक परिदृश्य में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा भारत सरकार का मंतव्य है कि 2037-47 तक भारत $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। भारत में लगातार एफडीआईज बढ़ती जा रही हैं। 2025 में भारत में $135 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वर्ल्ड बैंक रैंक भी टॉप 5 कंट्रीज के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का नाम लेती हैं। इस तरह से आप एक बात बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि भारत वैश्विक रूप से लोगों को एक स्टैंड लेना सिखाने वाला देश बनकर आया। भारत की चुप्पी ही भारत की एक पहचान बनी। ट्रंप से निपटने के लिए भारत का तरीका लोगों के लिए मिसाल बना। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे कोर्स जिसके अब आखिर में 2 दिन बचे हैं आपके पास ऑफर में, अगर आप एआई का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप जाइए कोर्स में एनरोल करिए। हमारे तमाम साथी उस पर बेहतरीन अपना फीडबैक दे रहे हैं। 33% ऑफ है अर्ली मूवर्स के लिए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।